अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वली। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल एक मरतबा फिर से इस हकीकत को उजागर कर रही है कि आलमी सियासत में बाज़ जोग्राफियाई मकामात सिर्फ नक्शे पर मौजूद रास्ते नहीं हैं बल्कि ताकत, मईशत और सलामती का महवर बनते हैं। आबना हुर्मुज़ भी ऐसा ही एक हसास तरीन मकाम है जहाँ से गुजरने वाली तवानाई की तरसील पूरी दुनिया की मुआशी नब्ज़ को मुतासिर करती है। इसी तनाजुर में ईरान का इस गुजरगाह को वक्ती तौर पर कंट्रोल्ड ओपन करना और फिर अचानक से बंद करना महज एक इंतजामी फैसला नहीं है बल्कि एक गहरी स्ट्रेटेजिक सोच का अक्कास है, जिसके जरिए न सिर्फ सिक्योरिटी खदशात का जवाब दिया जाता है बल्कि आलमी ताकतों को वाज़े पैगाम भी है कि इस खित्ते में ताकत का तवाजुन किसके हाथ में है। दूसरी जानिब अमरीका के रद्द-ए-अमल और बयानात इस कशीदा फिजा को मजीद पेचीदा बनाते हैं। खासतौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे रहनुमाओं की मुतज़ाद हिकमत अमली, जहां एक तरफ तो ईरान के किसी भी मुस्बत इक़दाम को वो सराहते हैं मगर दूसरी तरफ सख्त फौजी कार्रवाई की बात भी करते हैं। ये जाहिर करता है कि सिफारतकारी और दबाव की पॉलिसी बैक वक्त चल रही है। ये तारीफ और धमकी का जो इम्तिजाज है दरअसल एक ऐसी हिकमत अमली है जिसका मकसद मुखालिफ फरीक को नफ्सियाती और सियासी तौर पर ज़ेर असर रखना है ताकि मुज़ाकरात की मेज़ पर एक बेहतर शराइत को हासिल किया जा सके। इसी तसलसल में मुश्तबा खामनाई का ये बयान कि ईरानी बहरी अफवाज दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं निहायत अहम और बामानी इशारा है। ये बयान बज़ाहिर दिफाई तैयारी का ऐलान भी है मगर दर हकीकत इसमें कई परतें मौजूद हैं। एक तरफ ये मुखालिफ कुव्वतों के लिए वाज़े वार्निंग है कि किसी भी मुहिम जोई का सख्त जवाब दिया जाएगा, मगर दूसरी तरफ ये अंदरूनी सतह पर अवाम और फौजी इदारे के हौसले को बुलंद रखने का जरिया भी है। इसके साथ साथ ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि ईरान मुज़ाकरात या कशीदगी दोनों सूरतों में खुद को कमजोर पोजीशन में नहीं आने देगा। इस तमाम सूरत हाल का जो निहायत अहम है वो ये है कि अगर बहरी कशीदगी में इजाफा हो जाता है तो उसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाली आलमी तेल की सप्लाई में मामूली रुकावट भी तवानाई की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव को पैदा करेगी, जिसके असरात एशिया हो, यूरोप हो और हम जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हों उन पर तो बिल्कुल डायरेक्टली इसके असरात पड़ेंगे। इसके अलावा समंदरी तिजारत, इंश्योरेंस लागत और आलमी सप्लाई चेन भी मुतासिर होगी, जिससे महंगाई और मुआशियत में इस्तेहकाम में इजाफा हो सकता है। अब ऐसी कशीदगी में इलाकाई और आलमी ताकतों की शमूलियत का खतरा भी बढ़ता है। खलीजी ममालिक, इजराइल और दीगर इत्तेहादी किसी न किसी शक्ल में इस तनाज़े का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे एक महदूद बहरी कशीदगी एक वसी इलाकाई बहरान में तब्दील हो सकती है। इसके साथ साथ प्रॉक्सी की जो जंगें हैं उनका दायरा भी वसी होने का इम्कान है, जो सूरत हाल को मजीद पेचीदा और ख़तरनाक बनाते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। इस पूरे मामले पर उनकी मुदब्बिराना राय और उनका तज्ज़िया हम हासिल करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त सर मुख्तलिफ खबरें हैं, उन खबरों से हट के कि जी मुज़ाकरात कब हैं, किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, जो मौजूदा आज की सूरत हाल है ज़रा उसके ऊपर तफसील से बात कर लेते हैं। अब सर हमारे सामने फ़िज़ा से मामला निकल के अब पानी के अंदर दाखिल हो चुका है और पानियों की क़ुव्वत में अमेरिका की बहरी ताकत निहायत ताकतवर है वो, लेकिन ईरान भी कमज़ोर नहीं है क्योंकि ईरान जिस झुंड की शक्ल में गैर रिवायती अंदाज में बहरी जंग लड़ता है उसकी भी दुनिया गवाह है कि वो बेहतरीन स्ट्रेटजी रखते हैं इसके ऊपर। तो आपके ख्याल में अगर खुदा न खास्ता ये मामला ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, जो आसार नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो आपको फिर ये पानी की लड़ाई कितनी पेचीदा और कितनी ख़तरनाक होती हुई नज़र आती है? जी, थैंक यू वेरी मच सरवत फॉर हैविंग मी। मेरा ख्याल में जो हुर्मुज़ का जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली चोक किया है ईरान ने, तो मैं तो इसको कहता हूँ जी वर्ल्ड जगलर है मेरा ख्याल में कि एकदम उसने जिस तरीके से एक किल स्विच के तौर पर यूज किया है और उसको एक सिचुएशन क्रिएट की है। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड। इवन जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेज ईरान ने जनरेट किए टू द मिलिट्री एप्लीकेशन इजराइल और अमेरिका की, वो भी उसको इतने स्ट्रेटेजिक रिजल्ट शायद एक्रू न कर पाते जितना उन्होंने इस चोकिंग की वजह से अचीव किया है। तो इसको मैं कहता हूँ कि जीरो सम गेम इस पे शामिल हुई है और अब इसी के ऊपर ही उन्होंने अपना एक प्रेशर जो है इसी इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट के ऊपर ही बिल्ड करके अपने डिप्लोमेसी को, अपने डायलॉग को कामयाब कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि दोनों जो कंक्लूजन अभी तक का जो वॉर का है कि दोनों ने अपनी मिलिट्रीज का इस्तेमाल कर लिया और उन्हें अब एहसास है अंदर कि ये चेकमेट नहीं मिल सकता हमें इससे बिल्कुल इट इज नॉट पॉसिबल। सो दे विल हैव टू गो फॉर सम ऑफ रैम्प
दोनों ऑफ रैम्प की तरफ जाना चाहते हैं। आज की जो सिचुएशन हुई है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट्स होती हैं या जो मीडिया के लिए वो करते हैं, उसने थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड किया है ऑन ईरानियन लीडरशिप कि जी ईरान के जो लोग हैं उनका जो एक बिलीफ है इन द विक्ट्री, उसको डैमेज किया जा रहा है। वॉर में ऑडियंस, होम ऑडियंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर्वर, ये याद रखिएगा। वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस है यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ इतनी बड़ी एक 93 मिलियन पीपल जो है, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, क्योंकि वॉर से पहले वी ऑल नो कि वो सड़कों पर लोग थे, ईरानियंस बहुत सारे लोग सड़कों पर थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द रेजिम, लेकिन वॉर के लिए वो विद द स्पिरिट ऑफ करबला खड़े हो गए, जुड़ गए इस वॉर के साथ। तो अभी उनको अगर ये महसूस हो कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी डिक्टेट कर रहे हैं, उन्होंने अपना ब्लॉकेट तो हटाया नहीं, हमारे ब्लॉकेट भी, तो वो एक लीडरशिप अंडर लॉट ऑफ ट्रमेंडस प्रेशर चली जाती है। तो आई थिंक उसको एड्रेस करने के लिए अभी इन्होंने चोकिंग किया, बट गुड थिंग इज द प्रोसेस इज इंटैक्ट, द प्रोसेस इज ऑन, एंड आई होप कि ये इट विल गो इन द राइट डायरेक्शन विद द राइट पेस। ये कहना कि डील होगी नहीं होगी, अभी जितनी भी हम बातें कर रहे हैं कि डील हो गई है, फ्रेमवर्क हो गया, सब कुछ, इट इज नॉट ट्रू। डील उसी वक्त सरवत हमें डील को डील कहना चाहिए जब वो साइन हो जाएगी और डिक्लेयर होके सामने आ जाएगी और एक्शंस लेने शुरू कर देंगी दोनों पार्टीज के ऊपर। उससे पहले ये कहना कि डील हो गई है, सब इज ऑल, नोबडी नोज इट, वेरी फ्यू पीपल आर प्रिवी टू इट एंड दे आर नॉट डिवल्जिंग एनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इतना सेंसिटिव। बिल्कुल सर, ऐसे इसीलिए मैं उस तरफ जा ही नहीं रही। बिल्कुल सर, इसीलिए मैं उस तरफ जा ही नहीं रही कि ये जो बातें हो रही कि होने जा रहा है, ये होगा, उस तरह से होगा, इस तरफ हमें जाने नहीं चाहिए जब तक कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक के सामने नहीं आ जाता जिसमें हमें पता हो कि भाई ये ऑथेंटिक है, हमने इसके ऊपर बात करनी है। लेकिन इसके लिए एक माहौल भी तो सर आपको पता है कि क्रिएट करना पड़ता है। अब इस माहौल के अंदर एक तो कल की बात हो रही कि जी कल कोई बहुत ही कोई धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही, कोई ईरान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब मुझे नहीं पता वो सरप्राइज अच्छा होगा या वो किन हिस्सों को जो है वो कैप्चर करेगा, लेकिन वहां पर समंदरों के अंदर, ईरानी पानियों के अंदर जो है वो फौजी साजो सामान अमेरिका की तरफ से ले जाने का सिलसिला तो अभी भी जारी है। वहां पे सूरत हाल अभी भी टारगेटेड है, वहां पे जहाज़ों को, टैंकर्स को आने जाने के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे लिमिट किया जा रहा है नेवी ब्लॉकेट के जरिए से, और ईरान की तरफ से उसके ऊपर सख्त रिएक्शन है। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी पैराए में है, आपको क्या लगता है कि आज के हालात ये हमें कह सकते हैं कि कल ईरान के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है या मिडल ईस्ट के लिए कोई अच्छी खबर आने वाली है, जबकि हम जानते हैं कि ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल शख्स हैं? कि देखिए, अच्छी खबर तो यही होगी कि जब दोनों पार्टीज, वॉरिंग फैक्शन जो है, विद दिस नोबल मीडिएशन प्रोसेस विच इज द प्योरली क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ने क्रिएट किया ये प्रोसेस, उसको न सिर्फ क्रिएट किया, उसको आगे चलाया है और उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और स्क्रैम्बल कर रहे हैं। 3 दिन फील्ड मार्शल जो है ईरान रहना, वॉर जोन में रहना, दिस इज ह्यूज एफर्ट। ये उसी की एक रिफ्लेक्शन है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या नहीं होती, मेन थिंग इज कि व्हेन आर दे सिटिंग अगेन, और एक फ्रेमवर्क जो फील्ड मार्शल भी और प्राइम मिनिस्टर भी गए हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पे, और जो बातचीत हो रही है, दोनों पार्टी से बातचीत हो रही है, तो उसी फ्रेमवर्क को और मजबूत किया जा रहा है ताकि बैठने से पहले ही जो डिफरेंसेस हैं या जो मेजर इश्यूज हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हो। मेजर इशू अभी फिर तो आ जाएगी ना, उसकी मेथोडोलॉजी आ जाएगी, इम्प्लीमेंटेशनल स्ट्रेटजी आ जाएगी कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कई दफा लार्जर चीजों पर कंसेंट हो जाता है कि जी ठीक है, एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन उसके जो मैकेनिज्म्स होते हैं, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको, लेट्स से कि न्यूक्लियर का है, तो अगर वाटर टाइट न्यूक्लियर अरेंजमेंट्स होते हैं, देयर आर 3-4 कंट्रीज उसमें शामिल होती है, तो उनका जी इंस्पेक्शन की क्या रेजीम्स होंगी, आईईई की क्या लिंकेजेस होंगी, डुअल डिजिटल मॉनिटरिंग का क्या तरीकेकार होगा, देयर आर सो मेनी डिटेल्स। तो उसके ऊपर भी कई दफा एक आध नुक्ते के ऊपर डायलॉग जो है वो फंस जाता है जी, जब आप निटी ग्रिटीज या जो उसकी मेथोडोलॉजीज कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा लकूना निकल आता है कि जी अगर ये ना हुआ तो फिर आप ये कर देंगे, फिर वो आप, ये वैसी है जैसे आप अक्सर कर देती होंगी, एक वो सर्टिफिकेट आप साइन कर देते हैं, डिस्क्लेमर, और बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ता कोई भी नहीं है, एंड में आप उसको आई एक्सेप्ट ऑल वो करके भेज देते, तो उसी के बीच में से कुछ ना कुछ निकल आता है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक देर है या जल्दी है इस पे नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो जहां तक डिप्लोमेसी की जो कामयाबी है, इसी में दोनों का इसमें निकलना है।
और टाइम्स आर वेरी शॉर्ट। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी लॉन्ग वेट करने वाले नहीं है, वो इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। वो कहते हैं ना आई एम अ बिजनेसमैन, तो वो डील बहुत जल्दी चाहते हैं। और ईरान के पास भी सोशियो इकोनॉमिक स्पेसिस नहीं है कि ठीक है दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, अच्छा लड़े होंगे, लेकिन इकोनॉमिक स्पेसिस नहीं है उनके पास भी। अगर वो चौक रहते हैं तो 1.5 मिलियन बैरल उनका फ्यूल ऑयल रोजाना जाता है, वो चौक होता है तो $276 मिलियन अ डे का नुकसान है जी उनका। और ऑलरेडी वहां पे क्या इकोनॉमिक कंडीशंस है, तो दोनों के पास टाइम नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर सर्वत इंपॉर्टेंट चीज है जिस फैक्टर को हम भूल जाते हैं, इंसानियत के पास टाइम नहीं। वो देखे ना 96,000 घर या रेजिडेंशियल यूनिट्स गिराए गए ईरान के अंदर जी, और उनको अटैक किया गया, शहादतें भी है। और वो लोग जो बाहर बैठे होंगे, माइग्रेशंस भी हुई हैं, लोग डिस्प्लेस्ड है। तो ये वॉर के बड़े साइड इफेक्ट होते हैं जो मीडिया पे सामने नजर नहीं आ रहे होते। थोड़ा सा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये जो मीडिया और सोशल मीडिया का जरा थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। ऑन अ लाइटर नोट समबडी वाज आस्किंग अस के यार बेहतर है कि कुछ दिन इनसे टेलीफोन ले लेना चाहिए ना, तो ताकि वो जरा ये ट्वीट, ये बेसिकली अपनी ऑडियंस जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए मिड टर्म्स जारी हैं उनको बताने के लिए कि नहीं जी वी हैव वन द वॉर इन ऑल्ड में। ये जब आप डायलॉग हो भी जाएगा तो हमें समझ नहीं आएगी कि जीता कौन है। दोनों क्लेम करते हैं कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अभी तक सर हम ये जो चीज़ें देख रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो रीजनल इश्यूज़ को या रीजनल क्राइसिस को भी अगर बिजनेस की तरह डील करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कल तक जो मामला था जिसके अंदर हमने देखा कि कंट्रोल्ड ओपनिंग जब हुर्मस की गई, तो आई डोंट नो आप इसके ऊपर अगर अपनी मुदब्बिराना राय दे सकें कि कल ट्रंप ओवर एक्साइटेड हो गए कि देख के कि थोड़ा सा कमर्शियल जहाज़ों के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया है, और जिस किस्म के उन्होंने स्टेटमेंट्स अपने जारी किए फौरी तौर पे यूरेनियम को भी कंट्रोल करने के हवाले से, अमेरिका में शिफ्टिंग के हवाले से, मुंजमद असासों के हवाले से, ईरानी लीडरशिप के हवाले से, तो वो सियासी नाबल्दगी का कितना ज़्यादा एक इम्पैक्ट डेवलप हुआ, और वो खुद ट्रंप के लिए जो मिड टर्म इलेक्शंस है, कमिंग मिड टर्म इलेक्शंस, उनको कितना ज़्यादा इफेक्ट करेंगे इनकी जो पॉलिटिकल करियर है उसको लेके। देखिए इकोनॉमिक डोमेन में तो अगर आप पहले उसको देखते हैं तो फिर तो वर्ल्ड पूरा स्ट्रेस में है। वो थोड़ी सी जब उन्होंने थैंक यू का ईरान का भी शुक्रिया अदा किया और फिर उसको अबनाए ईरान भी कह दिया, तो बेसिकली वो एड्रेस कर रहे थे एक तो ये जो वर्ल्ड मार्केट्स है उनको थोड़ा सा रेस्ट में डाल रहे थे कि जी आप इम्प्रूव हो, स्ट्रेस ना लें इसका, और चीजें इम्प्रूव, जो मार्केट स्ट्रेस था उसको कम करना चाह रहे थे। और ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स जो है वो एवरी इंडिविजुअल इज इम्पैक्टेड। अमेरिका के अंदर भी लोग जो है ना, ये जो सड़कों पर निकले इसलिए नहीं निकले कि वो उनको बड़ा वो प्यार हो गया है ईरान से या इंसानियत उनके अंदर बहुत जाग गई है या इस तरह की कोई चीज होगी। प्राइमरीली वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्पेंड अ सिंगल बिल फॉर दिस वॉर। उनके आपने अगर वो न्यूयॉर्क में जो 3-4 दिन पहले एक जो प्रोसेशन था उसके प्रोटेस्ट थी, उसमें लोगों ने शर्ट पहनी हुई थी फंड पीपल नॉट बॉम्ब्स, तो वो अपने लोगों पे भैया पैसा लगाए, बॉम्ब्स पे ना लगाए, नो वॉर और इस तरह की चीजें थी, तो वो उस पर करना चाहिए। जो पोलिटिकल है मिड टर्म्स आर देयर, बहुत सख्त डिसअप्रूवल है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की और बहुत लो फिगर्स हैं उनके जो परसेंटेजेस भी आ रही हैं। तो आई थिंक वॉर को जब अप्रूवल ही नहीं मिल रही, 58% ने तो वॉर को अप्रूवल नहीं दिया। फिर इजराइल के बारे में भी बहुत एक कॉन्सेप्ट वहां पे चेंज हुआ है कि ये स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है या स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो आई थिंक उसको भी अभी लायबिलिटी के तौर पे कंसिडर किया जाता है। जहां तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, देखिए दोनों वॉरिंग फैक्शन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहना चाहेंगी टू विन द टेबल। समटाइम मिलिटरली यू परफॉर्म बेटर, लेकिन मेज के ऊपर आप जंगें हार जाया करते हैं। तो बहरहाल इंसानियत की ये जंग है, इट्स अ लार्जर कॉज। आई थिंक बोथ शुड गो बियॉन्ड, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। आई कैन अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, 47 ईयर का बैगेज है, ह्यूज बैगेज है, और फिर लायबिलिटीज भी है। इधर नॉन स्टेट एक्टर्स प्रॉक्सीज हैं, तो उधर इजराइल एक एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स के साथ बैठा हुआ है, और जिसका सबसे बड़ा दुश्मन पीस है। अगर पीस हो गया तो उसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन नहीं फॉलो अप हो सकते। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बट गुड थिंग इज प्रोसेस इज इंटैक्ट एंड होपफुली जो इतलात भी आ रही है फील्ड मार्शल फिर संभाल लेंगे चीजों को।
सही है, ठीक है। अभी अभी सर जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट भी बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर था अमेरिका और ईरान के दरमियान। एक तो यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से, सेकंड जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से। हुर्मुज़ के हवाले से तो हमें आइडिया है कि चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा सकती हैं और ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द चंद घंटों में कोई भी बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन यूरेनियम के हवाले से अमरीकी खबर रसा इदारा है एसोसिएटेड प्रेस, सर उनकी तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि जी चाइना आना चाहता है सामने और वो फ्रंट फुट पे आके ईरान से जो है वो यूरेनियम उनका जो है वो तहवील में लेने के लिए तैयार भी है। ईरान की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो चाइना के हवाले से भी है और हमें ये पता है कि अमेरिका के हवाले से पब्लिक हो या गवर्नमेंट, ईरानी गवर्नमेंट उनके लिए एक ग्रज है। क्या ये ईरान के लिए मुमकिन होगा ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वो जो उनके पास इस वक्त पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम मौजूद है वो चाइना की तहवील में चला जाए और इसके बदले में ईरान डिमांड कर रहा है कि जो अरबों डॉलर के उनके मुंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएं? क्या अमेरिका के लिए ये फैसला लेना आसान होगा? मुश्किल भी नहीं होगा, पास में लिए भी हैं। कोई इतना देखिए, ये कहना कि अमेरिका उसको अपनी तहवील में ले लेगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी इसको ईरान की तरफ से, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो फिर आपको थर्ड पार्टी देखनी पड़ती है, मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने होंगे। जैसे मैं पहले कह रहा था कि जैसे वाटर टाइट मैकेनिज्म्स के बिल्कुल आप उसकी अफसरदगी उसको मॉनिटर करेंगे। आईईई इन्वॉल्व होगा, 3 से 4 कंट्रीज, पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है और चाइना भी हो सकता है। लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी थी, आपको याद होगा, वो भी कॉम्पिटिटर है अमेरिका का। और अगर चाइना और फिर प्रेसिडेंट शी के पास जा भी रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, और जिस तरीके से नेटो ने अबंडन किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो वो चाहेंगे कि वो इट इज पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल कि अगर चाइनीज गारंटीज जो है वो ईरान के लिए भी थोड़ी सी ज्यादा सेटिस्फाइंग हो जाएंगी। और जरूरी नहीं है कि एक ही कंट्री हो सकता है, 2 से 3 कंसोर्शियम बनाए जा सकते हैं। बट अगेन फंडामेंटल पार्टीज ईरान और अमेरिका है। सरवत जी याद रखिएगा जी, हमारी ख्वाहिश बाकियों की भी हो सकती है ईरान उस पर एग्री न भी करे, लेकिन नहीं करेगा तो फिर डायलॉग रुक जाएगा ना। न्यूक्लियर के तो मेन ही एक इशू है कि हम न्यूक्लियर की जो बॉम्ब है वो नहीं बनाना चाहते। अभी इफ यू रिमेंबर जेनेवा में प्रोबेबली ईरान वाज एग्रीड कि मैं जीरो एनरिचमेंट पे चला जाता हूं। तो मुझे लगता है कि एक मिड कोर्स होगा, कहीं ट्रांसफर भी नजर आ रही है मुझे, इसके अंदर टाइम पीरियड भी नजर आ रहा है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी नजर आता है। सिविल यूज के लिए कुछ अलाउ भी करेंगे, मेडिसिन, मेडिकल हेल्थ, उसका ऑलरेडी हमने चीजें देख भी ली हैं, उस तरफ चला भी जाएगा। सो इट विल बी काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की रिक्वायरमेंट यही है कि 2015 वाला जो JCPOA था, मुझे उससे बेहतर डील लेकर जानी है। कि लुक, वो तो ओबामा ने या उस टाइम पे जो भी हुआ बड़ी ज्यादती हुई थी, तो देयर इट इज द न्यू डील वेयर देयर इज नो न्यूक्लियर विद ईरान। और ईरान ने अभी थोड़ा सा असेस कर भी लिया है कि वॉर में देयर आर अदर कुछ ऐसे कार्ड्स उसके पास मौजूद है कि विदाउट न्यूक्लियर भी वो चोक कर सकता है चीजों। सही सही, ठीक है ठीक है। एक आखिरी सवाल है सर आपके लिए। वो सवाल ये है कि अब इस सूरत हाल में ये तो पता है हमें कि जंग के हवाले से हमेशा ये इस किस्म के जब भी बयानात आते हैं एक दूसरे मुखालिफ के हवाले से, तो वो एक प्रेशर बिल्डिंग का एक तरीका होता है कि शायद अपनी मर्जी की शराइत हम हासिल कर लें। लेकिन हमारे पास हम ये देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कि जी हमारे पास बुध तक का वक्त है और बुध तक हम देखेंगे कि ईरान का क्या रवैया है, क्या करता है ईरान और किस तरह से आगे जाता है। लेकिन उन्होंने ये भी मुतनब्बे किया है कि इन केस बुध तक कोई मामला नहीं सेटल डाउन हो सकता तो वो जंगबंदी के अंदर तोसी नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदा सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि अगेन से वही प्रैक्टिकल होगा जो बम्बारमेंट की सूरत में ऑलरेडी वो जंगबंदी से पहले कर चुके हैं। तो आपके नज़दीक ये जो इतनी खामोश मगर मौसर सिफारतकारी पाकिस्तान ने की है, अभी भी कोशिशें हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल इसके लिए बड़ी कोशिशें, बड़ी काविशें कर रहे हैं, तो सूरत हाल क्या होगी? खुदा न खास्ता क्या पहले से ज़्यादा बुरे हालात हम देखने जाएंगे या बिल्कुल 11th आवर के ऊपर जाकर वही हम रवैया देखेंगे जो पाकिस्तान ने किया था और जंगबंदी की तरफ चीज़ें चली गई थी? देखिए, जो जंगबंदी, अल्लाह करे कि इस जंगबंदी से पहले जो डेट है उससे पहले ही सेटिंग शुरू हो जाए तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन ये वैसे भी एक्सटेंड हो जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो फिक्रा कहा है या जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं टू स्टॉप इजराइल अटैकिंग लेबनान,
वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि ही इज सीरियस अबाउट दिस सीज फायर। उन्होंने कहा जी इजराइल इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटैकिंग लेबनान। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट अगेंस्ट अनदर इंडिपेंडेंट कंट्री कह लें, हम तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते बट उस कॉन्टेक्स्ट में तो वो है। तो आई थिंक ही वाज वेरी सीरियस। और फिर उस वक्त ये चीज हुई है जब फील्ड मार्शल वाज इन, आसिम मुनीर साहब ईरान में बैठे हुए थे, उस वक्त ये ऑर्डर करना इंश्योर करना, इंश्योर के ईरानियंस ने जब कहा कि जी देखिए ट्रस्ट डेफिसिट है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ठीक है ट्वीट वगैरह कर भी रहे हैं, लेकिन काफी चीजों को देखे ना, इट इज अगेन बिग स्टेटमेंट। कल उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी, सरवत अगर आपने सुनी है कि नहीं, उसने कहा जी दे आर ग्रेट वॉरियर्स ईरानियंस के बारे में। और फिर अबनाए हुर्मुज़ को अबनाए ईरान कहना, तो 3-4 उन्होंने इंडिकेशन बहुत अच्छी भी दी हैं, जिसमें मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज हमें नेगेटिव ही नहीं ढूंढ लेनी चाहिए। ठीक है ब्लंडर कर रहे हैं, हमें मुस्बत पैराए की तरफ भी जाना चाहिए। और बिल्कुल इस पूरी डिबेट का सर जो वाहिद मकसद था, बिल्कुल ऐसा, ये पूरी डिबेट का मकसद भी यही है कि हमने मुस्बत पैराए में चीज़ों को देखना है। सर माज़रत के साथ मैं ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद थे। इस पूरी डिबेट का मकसद भी यही है कि हमने मुस्बत पैराए में चीज़ों को सोचना है और मुस्बत अंदाज में लेके आगे बढ़ना, और इस चीज़ की ख्वाहिश भी हम रखते हैं कि खुदा करे आने वाले चंद घंटे जो हैं वो इस पूरे खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए पुरअमन ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त ईरान अमेरिका के दरमियान जो एक सर्द जंग हम कह सकते हैं वो इस वक्त जारी है, लेकिन जिसके इम्कानात थे कि शायद ये एक पुरअमन तरीके से माहौल आगे बढ़ेगा, लेकिन बदकिस्मती से वो चीज़ें इख्तलाफात की तरफ जा रही हैं। और ये इख्तलाफात जिस किस्म के बयानात ईरानी ऑफिशल्स की तरफ से आ रहे हैं या अमेरिकन जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता इन इख्तलाफात की नोयत जो है वो ज़्यादा कशीदा हो सकती है, सूरत हाल बिगड़ सकती है। लेकिन इसमें पाकिस्तान बड़ा ही अपना मौसर और बहुत ही मुहतात किरदार अदा कर रहा है इस पूरी सिचुएशन में। और अब भी दाई इस चीज़ का है कि एक मौसर मगर खामोश सिफारतकारी के ज़रिए से जिस तरह भी मुमकिन हो सके इस पूरे खित्ते को जो है एक बड़ी जंग से बचाया जा सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों फरीक़ैन के रवैये के अंदर कुछ नरमी हो, जो मुतालिबात हैं उनकी सख्ती में थोड़ी सी कमी हो, और जो मामलात हैं वो गिव एंड टेक के साथ तो आगे बढ़ेंगे लेकिन वो काबिल कबूल भी हों। लेकिन क्या ज़मीनी हक़ाइक़ अब बिल्कुल इसी सूरत हाल के मुस्ताक़ हैं या इससे मुख्तलिफ हैं, मुतज़ाद हैं? हालात किस किस्म का पलटा खा सकते हैं? उम्मीद तो हमें पुरअमन होने की है, लेकिन क्या हालात भी इस तरफ पेश ख़ैमा अपना ज़ाहिर कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको वेलकम, साबिक सफ़ीर हैं इमरान अली साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो सर बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। अभी इमरान साहब मुझे ये बताइएगा कि आपके नज़दीक ईरान अमेरिका के दरमियान ये जो एक जंग रुकी थी या कुछ वक्त के लिए हम कह सकते हैं एक वक्फा था, सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? जंग रुकी हुई है जी अभी, लेकिन पोस्चरिंग हो रही है। असल में अमेरिका ये गलती कर रहा है कि वो ये दिखाना चाहता है कि ईरान बुरी तरह शिकस्त खोरदा उसके पास सुलह के लिए आ रहा है, और इसलिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं विच डोंट मेक सेंस। अब वो उन्होंने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ खोल दी, आपकी पाकिस्तान की मीडिएशन थी, तेहरान गए हुए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। भाई आप कम से कम ब्लॉकेट तो ख़त्म करें ना, या ब्लॉकेट का बताएं कि ब्लॉकेट ख़त्म होगा। आपने धमकी दे दी कि जी ब्लॉकेट आखिरी दम तक, जब तक पीस नहीं होगा हम ब्लॉकेट जारी रखेंगे। फोर्सेस आप वहाँ भेज रहे हैं। पोस्चरिंग भी है ना, ईरान के लिए इतने लॉस के बाद भी अपनी डिग्निटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और द अमेरिकन आर मिसिंग दिस पॉइंट, क्योंकि वो खुद जो कैबिनेट है ट्रंप की वो एक अजीब सी एमेच्योरिश सी कैबिनेट है। वो एक का दिल करता है इधर का तीर चलाता है, एक का दिल करता है इधर का चलाता है।
सही है कि ये सूरत हाल है। अभी ईरान के अंदर से भी सर ये जो मौक़िफ़ है वो यही है कि आपने ब्लॉकेड जो है उसको ख़त्म करना था। हमने एक जो जेस्चर दिया था इसके कंट्रोल्ड ओपनिंग के साथ, उसका मकसद ये था कि एक तो लेबनान के अंदर जो सीज़ फायर है वो था, लेकिन इसके साथ साथ जो ईरानी पानियों में दाखिल और निकलने का जो रास्ता है उसकी ब्लॉकेड ख़त्म करना था। अभी जो इत्तलात आ रही हैं, जो ईरान इसको तस्दीक कर रहा है कि अमरीकी साजो सामान लाने का सिलसिला अभी भी वहाँ पर जारी है। तो हम ये जो सोच रहे थे कि 3 दिन के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी मेज सजने जा रही है, खित्ता जिस अमन का मुतलाशी है वो अब उड़ता हुआ कबूतर आएगा और अमन लेकर आएगा, वो कबूतर आपको कहीं नजर आ रहा है कि उड़ता हुआ आएगा? कबूतर शायद अभी भी आ जाए, लेकिन जिस तरह हम डेट्स देना शुरू हो जाते हैं कि जी संडे को मीटिंग है और मंडे को भी हम भी। अच्छा, ईरान ने ऑफिशियली तस्दीक नहीं की इसकी? अमेरिकन एंड ईरानियन हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो एक राइटर्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं, एक एक्सियोस की पढ़ते हैं और उसके ऊपर अपना तमाम एक इमारत खड़ी कर लेते हैं। ये इतना आसान नहीं है, इनको यहाँ तक दोबारा लाने में रजामंदी है, लेकिन जो पोस्चरिंग है वो इस हद तक ज़्यादा हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ईरान में तलखी है कि जो उनकी सुप्रीम लीडर की शहादत, टॉप मिलिट्री लीडरशिप सारी एलिमिनेटेड। बिल्कुल, हाँ। तो दे फील वेरी बैड अबाउट इट, और ये उनको मज़ीद ललकार रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को दिखाना है कि हमने तो जी जीत ली है जंग, वी आर द हीरोज़ एंड दे आर कमिंग रशिंग टू अस। तो ये दोनों चीज़ें मुझे भी लगता है कि इस पोस्चरिंग के बाद भी सीज़ फायर अभी तक है। आई थिंक बेहतरी की उम्मीद है। बेहतरी की उम्मीद तो सर हमें करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ रही हैं उससे तो मुझे बेहतरी के इम्कानात नहीं नज़र आ रहे। वैसे वो अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी कह देंगे और कर गुजरते हैं, लेकिन वो जिस तरह से ये बात कर रहे हैं उनमें सिर्फ एक कंसिस्टेंसी है जी, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कॉन्स्टेंटली करते हैं। ये उनकी शख्सियत का वाहिद एक कंसिस्टेंट। अच्छा, वैसे हमने कोई मौका जाने भी नहीं दिया। हमने जिस तरह से किरदार अदा किया पीएम शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, और ख़ास तौर पे जब अमेरिकन और ईरानियन के हवाले से हम देखते हैं तो एक बड़ा ही की रोल प्ले किया है। वो उसको रोल शायद ट्रंप के लिए एक फेस सेविंग का एक रास्ता भी हमने निकाल ट्रंप साहब को जी नाराज होने के लिए रोल की कोई ज़रूरत नहीं होती, मूड की बात होती है उनके। अच्छा, मूड चले, खुदा करे उनका अच्छा रहे, लेकिन जो वो ये बात कर रहे हैं कि अगर बुध तक चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं करता ईरान तो हम दोबारा से बम्बार्डमेंट कर देंगे, ये कितना सिग्निफिकेंट है। और ऐसे में मुश्तबा खामनाई भी ये कहते हैं कि हमारी जो बहरी अफवाज हैं वो तैयार हैं। ये सूरत हाल आपको लगता नहीं है कि बड़े खुदा न खासा तसादुम की तरफ जा सकती है? मुझे लगता है जी अब पाकिस्तान की किसी लीडरशिप में से किसी को अमेरिका का विजिट करना पड़ेगा। मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया तो जो मेरे ख्याल में कल वाले मामले तो नहीं, आप मुझे को खबर दे रहे कि कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज़हीन शख्सियत है, हमारे यहाँ तो हिंट्स चल रहे हैं कि कौन सी ज़हीन शख्सियत होगी। अगर आपके पास कोई कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, व्हाइट हाउस में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ईरान के लिए कह रहे हैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ इज अ सरप्राइज। जी वो हमारे आई थिंक अब हमें यूएस के पास जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। ये जो पीस प्रोसेस है, आपने सुना होगा हम मीडिएट कर रहे हैं, मीडिएट वगैरह नहीं कर रहे हैं, ये हमने ही बनाया है, हम इसके खालिक हैं इस पीस प्रोसेस के। अपनी अच्छी पोजीशन का फ़ायदा उठा के ईरान और अमेरिका के साथ, ठीक है। अब हम जब ईरान जाते हैं 2 पीस ओवरचर्स हो जाते हैं, अब हम अमेरिका जाएंगे 2 पीस ओवरचर्स हो जाएंगे। सो पाकिस्तान इज़ पुशिंग बोथ ऑफ देम। बड़ा अजीब लगता है, एक ईरान की सिविलाइजेशनल मुल्क, अमेरिका यूनिपोलर मोमेंट है, गलत कहते हैं लोग, मल्टीपोलर है, वो सुपर पावर दुनिया की, और उनको पाकिस्तान पुश कर रहा है, बट दैट्स हाउ इट इज़। ठीक है। इमरान साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कल परसों हमारे सामने, वो तुर्किया के हवाले से थी। तुर्की के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, सऊदी अरब के भी थे, मिस्र के भी थे, और तुर्की तो खैर खुद होस्ट कर रहा था। एक क्वेश्चन उठ रहा था कि ख़ित्ता तो अब इस किस्म के ही उतार चढ़ाव का सामना करता रहेगा, तो क्या बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें एक ऐसे ब्लॉक को तश्कील देना चाहिए जो निमटने के लिए इनफरादी तौर पे नहीं बल्कि मजमूई तौर पे यकजान हो के इस पूरे प्रोसेस को जो है वो हैंडल कर सके? मैं सिर्फ इस जंग की बात नहीं, मुस्तकबिल के मुमकिन आप सही कह रही हैं। दैट बेग्स द क्वेश्चन, जब दुनिया डिसरप्शन का शिकार है तो आप कम से कम कोई तो स्टेबिलिटी लाएं। देखिए,
अनफॉर्चुनेटली मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, लेकिन चलें रीजन की जो 4 आपको पता है क्वाड्रिलैटरल एक कोशिश हो रही है, मुझे लगता है वो कामयाब होगी, क्योंकि उसमें से चारों में से किसी का ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो कामयाब ना हो। और चारों के एक कॉमन बात है, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, टर्की बीइंग अ नेटो मेंबर, तो इसलिए वो तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। लेकिन खित्ते में अमन उस वक्त होगा जब ईरान की सिक्योरिटी अश्योर्ड होगी। और वो किस तरह से होगी? क्या कोई इसकी गारंटी भी ले पाएगा? उसकी गारंटी नहीं है जी। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। ऑफ कोर्स ड्यू कंसिडरेशन के बाद हमें ईरान के साथ एक बायलैटरल डिफेंस अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपने इस खित्ते को स्टेबलाइज करना है, कोई और रास्ता नहीं। अदरवाइज 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जो यहाँ फैनफेयर से इस्लामाबाद अकॉर्ड या जो भी होगा करेंगे, उसके बाद इजराइल को बहाना तलाश करेगा एंड इट विल अटैक देम। तो ऑल्दो शायद ईरान भी ये पसंद ना करे कि वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में हो। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो ईरान को उसकी टेरिटोरियल सॉवरेंटी गारंटी कर सकता है। ये जो 3 दिन अभी गुजरे हैं जिसमें फील्ड मार्शल साहब गए हुए थे, बड़ी इंट्रिकेटली उनकी मिलिट्री से भी बात हुई है, कमांडर से, तो ये मजीद पाकिस्तान को एक एज देता है इसके अंदर। तो ये ऑल्दो अमेरिका शायद पसंद ना करे, अमेरिका को हमें कन्विंस करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साबिक सफीर इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, कल तक आबनाए हुर्मज़ के कंट्रोल्ड ओपनिंग को लेके बहुत ज़्यादा खुशी थी, और ये खुशी सिर्फ मीडिया की हद तक नहीं थी, बल्कि ये खुशी जो है उन दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान भी हमें नज़र आ रही थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ ईरान था, और ऐसा महसूस हमें हो रहा था कि चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में चली जाएंगी। लेकिन हमने ये देखा कि अभी चंद घंटे गुजरे थे कि बिल्कुल एक बहुत बड़ा टर्न आया सिचुएशन के अंदर, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जंग बंदी की पहली जो एक शर्त है वो यही है कि आपने जो एक नेवी ब्लॉकेड लगा रखा है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि आबनाए हुर्मज़ को एक कंट्रोल तरीके से ओपन किया गया है, जिससे हमने ये देखा कि इंटरनेशनली भी जो है वो इकॉनमी को थोड़ा सा रिलीफ मिला। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ईरान की तारीफ़ भी की, ईरानी लीडरशिप की भी तारीफ़ की, और हमें इस चीज़ के बहुत सारे ऐसे इशारे मिले कि ये जंग बंदी के लिए जो डेडलाइन दी गई थी उससे पहले ही ये मामला जो है इब्तदाई डील की तरफ चला जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ईरान ने ये कहा कि जो जंग बंदी की पहली शर्त थी उसकी खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की, क्योंकि जो नेवी ब्लॉकेड है उसको हटाया नहीं गया। फिर हमने देखा कि लेबनान के अंदर इजराइल की तरफ से बम्बार्डमेंट भी की गई। फिर हमने ये देखा कि ईरान ने इस चीज़ के ऊपर भी एतराज़ उठाया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरानी यूरेनियम को लेके, आबनाए हुर्मज़ को लेके या उनके मुंजमद असासों से मुतालिक जो क्लेम्स कर रहे हैं वो सरासर झूठ पर मबनी है, और उसके बाद सिचुएशन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। इस वक्त में बहुत सी ऐसी खबरें हैं मिली जुली जिसमें कहा जा रहा है कि इब्तदाई डील हो सकती है, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इब्तदाई डील के लिए जो हालात, अब माहौल दरकार होता है किसी भी रीजनल सतह पे, क्या वो इस वक्त टेबल पर मौजूद है कि दोनों फरीक़ैन बैठ के एक इब्तदाई मुसव्वदे या इब्तदाई डील की तरफ जा सकेंगे। माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर की डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा, मैं उनको खुश आमदेद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आपने एक मुख्तसर मेरा इब्तदाइया सुना, लेकिन सवाल वही है कि जिस इब्तदाई डील के हवाले से हम सोच रहे थे कि चंद दिनों में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है या हो सकता है मुमकिना तौर पे, आपके नज़दीक ज़मीनी हक़ाइक़ उसके मुताबिक हैं या उसके बरक्स हैं? देखिए जी, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू R5 के खुलने के बाद से जो हमने देखा है कि वो हो गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का खुलना, जिसकी वजह से जो जंग की वजह नहीं लेकिन कॉन्सिक्वेंस के तौर पर सामने आया था, एक बहुत बड़ी रीजन थी। और सारी लड़ाई जो कि यूरेनियम किया, रिजीम चेंज क्या, सबसे हटकर आबनाए हुर्मज़ पर आ गई थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की वजह से आलमी मईशत और दुनिया का हर मुल्क जो है वो मुतासिर हो रहा था। और जब ये खुला तो हमें लगा कि जनाब ये था वो ब्रेक थ्रू, और ये था वो एक मतलब एक सालिस का किरदार जो पाकिस्तान ने अदा किया, जो मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान हुए, तो ये था उसका बेसिकली
की ब्रेक थ्रू, क्योंकि आप देखेंगे 47 साल के बाद की कशीदगी जो है 1979 के बाद अभी दोनों फरीकीन को हमने एक टेबल पर बिठाया है, बजाते पाकिस्तान की और दुनिया में डिप्लोमेसी की अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिक एक बहुत बड़ी मतलब ये सिर्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद अगर कोई एक्सपेक्ट करेगा जनाब के विद इन अ डे जो है 21 घंटे के मुज़ाकरात के बाद जो है वो 47 साल की कशीदगी कम हो जाएगी, या जो 35-40 रोजा जंग जो है उसका फौरी खात्मा हो जाएगा, तो एक बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच थी। रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपने देखा कि कुछ दिन लगे, कुछ मामलात पे ईरान ने कहा हम मफाहमत के करीब हैं और हमने, लेकिन बाज़ औक़ात तो उन्होंने कहा जनाब अमेरिका वाज सो खुशी कि बहुत ज़्यादा उनके जो बहुत ज़्यादा हम हद से ज़्यादा उनकी बात नहीं मानेंगे, और अमेरिका ने कहा जनाब उन्हें हमारी नई बात न मानी ना, तो अमेरिका के पॉइंट्स ऐसे थे कि कोई भी ज़ी शऊर कंट्री जो है वो फौरन से उसकी बात नहीं मान सकती थी। तो कुछ दिन गुजरे मुज़ाकरात के बाद डीजी वेनेस यहाँ से उसको ये तो कहकर गए थे कि बेनतीजा रहे, लेकिन ये कहकर नहीं गए थे कि फेल रहे या मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। तो कुछ दिन के बाद हमने देखा डीजी वेनेस की भी वहां जाके उनके बहुत अच्छे डिफेंस ने वहां जाकर कहा जनाब के मतलब हम आगे बात कर रहे हैं, बातचीत जारी है। अमेरिकन तज्जिया निगारों ने भी यही कहा, अमेरिकन मीडिया ने, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रम्प ने भी यही कहा कि गुफ्तगू जारी है, मुज़ाकरात अभी जारी हैं, पाकिस्तान से दोबारा डील करेंगे। फिर हमने दोबारा डील की बात सुनी, और जब हमने दोबारा डील की बात सुनी 2 हफ्ते की सीज़फायर मुकम्मल होने से पहले ही, तो फिर आपने हॉर्मज़ का खुलना इट्सेल्फ जो है ये डीजी वेंस की और ट्रम्प की और यहाँ से बासिर आक्ची साहब की दोनों तरफ से, और पाकिस्तान जिन्हें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किया, सबकी हमें लगा जनाब इस गुफ्तो शनीद का, इस डील का जो फायदा ये हो गया। लेकिन अगर ये ट्रम्प दो तरफा ना खेलते, जो हॉर्मज़ खुलने के बाद से जो ट्रम्प ने जो डबल डील करने की कोशिश की कि आपने हॉर्मज़ खुलने के बाद उन्होंने कहा जनाब के ईरान से जो भी चाइना जहाज जाएगा और लेकर, ठीक है, उसको हम नहीं जाने देंगे, उसको हम रोकेंगे। तो अगर ये ट्रम्प साहब ना करते, जबकि ईरान ने तो कहा था कि चाइनीज येन तिजारत शुरू की है, ठीक है, अब हम विन विन सिचुएशन पर हैं, आप हमारी अमेरिकन सेक्शंस भी हटाएंगे और हम चाइनीज येन में तिजारत भी करेंगे, और लीजिए आपने हॉर्मज़ खोल दी है तो हम तो टोल लेकर जाने देंगे और फिर हम सिचुएशन पर हैं। लेकिन जब ट्रम्प ने कहा जनाब कि नाकाबंदी हमने कर दी और नाकाबंदी अभी हमारे कंट्रोल में है और हम उस जहाज को गुजरने नहीं देंगे, हम ईरान को ऑयल एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे, तो चाइना भी इससे फायदा उठाए। फिर वेरी नेक्स्ट डे ट्रम्प की जानिब से बयान आता है कि नाकाबंदी हमारे हाथ में है और हम ईरान से जो है चाइना कोई ऑयल नहीं जाने देंगे, तो आपने हॉर्मज़ दोबारा बंद हो गई। तो अगर ट्रम्प जो है वो डबल ना खेलते तो खुदा करके आपने हॉर्मज़ खुली थी, जिससे तमाम दुनिया का आलमी मईशत का बहुत फायदा था, चीन का फायदा था, अमेरिका का फायदा था, पाकिस्तान का था, ठीक है, तमाम ममालिक का फायदा था, खलीजी ममालिक का फायदा था, तो विन विन सिचुएशन हो जाती। लेकिन ट्रम्प ने कहा कि चाइना आप नहीं भेजेंगे, वही चाइना है जिसके कान में एक दिन जाके कह रहे थे जनाब कि आपका भी फायदा हमारा भी फायदा है, तो आप धोस और जबरदस्ती के साथ वो हॉर्मज़ खुलवा दीजिए। उसी चाइना जब आपने ऑयल नहीं ले जाने दिया तो पासदाराने इनकिलाब के हाथ में है वो कंट्रोल, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल पासदाराने इनकिलाब के हाथ में है, उन्होंने दोबारा बंद कर दी। तो मेरा ख्याल है ट्रम्प को एक फाइनली यकतरफा अप्रोच को अपना लेना चाहिए कि आया कि वो इजराइल के वाकई साथ है या वो ईरान की जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के बाद से अपनी मुल्क की मईशत से खुद इतने ताने, फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, उसका अपना एवरेज अमेरिकन बहुत परेशान है टैक्स की मद में, और उनकी इन्फ्लेशन भी की महंगाई भी बढ़ गई है, एक एवरेज अमेरिकन के लिए पेट्रोल भी बढ़ गया है, उनकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बहुत खतरा है। तो उनको बेसिकली चाहिए क्या, उनको जंग का खात्मा, उनको फाइनली अभी डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें, डॉक्टर साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, अभी आपने जो चाइना के हवाले से गुफ्तगू की है, ये हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक स्केड्यूल है उनका पूरा ये कि उन्होंने चाइना के अंदर जाना है और मोस्ट प्रोबेबली मई के हवाले से कहा जा रहा है कि जी वो मई में चाइना का एक विजिट भी करेंगे। आपसे गुफ्तगू करने से कुछ देर पहले हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट भी मौजूद थे। चाइना के हवाले से ये भी कहा जा रहा है और अमेरिका से एसोसिएटेड इदारा ही ये बात कर रहा है कि जो असल में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो उनका यूरेनियम का मामला है। अब यूरेनियम ईरान के अंदर वो रहने नहीं देना चाहते, ईरान उसे अमेरिका जाने नहीं देना चाहता, और अमेरिका के पास ऑप्शन अदर क्या है? क्या ये मुमकिन है ज़मीनी तौर पे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाए और यूरेनियम उनके पास चला जाए, जिसके अंदर चीन का नाम आ रहा है कि चीन अगर ईरान और अमेरिका चाहें तो ईरान का यूरेनियम जो है वो अपने पास या अपनी तहवील में ले सकता है, और ईरानी जो पूरी लीडरशिप है उनको भरोसा भी है चाइना के ऊपर। इज़ दैट पॉसिबल? क्या ये इतना आसान होगा जितनी आसानी से मैंने आपके सामने सवाल रखा या दुनिया इस पर बात कर रही है?
आपका आधा जवाब नहीं सुन सकी थी। आपने यूरेनियम की बात जब स्टार्ट किया तब मुझे आवाज आई। देखिए जी, लड़ाई बेसिकली जो शुरू थी वो रजीम चेंज और यूरेनियम अफजलगी को हदफ करने से हुई थी, जिस पर ईरान का कॉम्प्रोमाइज ना करना सामने आया। ठीक है, एक साल पहले तक उन्होंने कहा था 60% से ज्यादा हमने हदफ कर दिया है, और यूरेनियम को तो इतना हमने मिसाइल दाग कर इतना जेर जमीन पहुंचा दिया है कि अब उसका दोबारा से करामत वो ईरान बना ही नहीं सकता। तो थोड़े दिन के बाद यूरेनियम ट्रम्प साहब जो है वो इंसिक्योर होकर जो है वो उसी यूरेनियम से जो है वो इंसिक्योर होकर दोबारा से जंग की बात करते हैं। तो ट्रम्प के बदलते हुए बयानात के बौखलाहट जो था वो किस सिक्योरिटी की तरफ इशारा करता है कि ऐसा कौन सा न्यूक्लियर सीक्रेट है अमेरिका का जो कि फाइनली ईरान के हाथ लग गया है, जिसको लेकर जो है ट्रम्प इतने परेशान है। जो कि यूरेनियम उनका कोई न्यूक्लियर सीक्रेट अगर उनके पास चला गया है, ठीक है, regime change was just a lame excuse, I would say. Regime change was never the ultimate goal to start this war. ठीक है, ये यूरेनियम ही की जंग थी जो जहां से आगाज हुआ था। तो कौन से ऐसे न्यूक्लियर एसेट्स और सीक्रेट्स से अमेरिका के जो कि ईरान के हाथ लग गए थे, और उसको खदशा था कि पिछले साल 60 साल से ज्यादा एटमी तंसीबात के बावजूद भी ऐसा क्या है ईरान के पास जो फिर भी न्यूक्लियर पावर बन सकता है, या कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कौन सा मैकेनिज्म उसके हाथ आ गया है। ठीक है, तो दैट वाज द कोर रीजन इन माय पर्सनल व्यू। और इसके अलावा एपिस्टन फाइल भी बहुत बड़ा रीजन बना, क्योंकि इजराइल तो उससे पहले भी अमेरिकी सदूर को जो है गुज़िश्ता पुश करता रहा है, जो बाइडेन को, ओबामा को, बुश को। ठीक है, इजराइल ने भरपूर कोशिश की कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो उसका साथ दे ताकि ईरान पर हमला किया जा सके। और इसके अलावा ये कौन सा ऐसा सीक्रेट था या ऐसा क्या हुआ कि एकदम से वो बौखलाहट का शिकार होकर कांग्रेस को एतमाद मिले बगैर, अपनी आवाम को एतमाद मिले बगैर, यूरोपियन यूनियन को एतमाद में लिए बगैर, सुपर पावर्स को, अपने एलाइज को एतमाद में लिए बगैर उन्होंने सिर्फ नेतन्याहू की बातों में आकर फौरन से ईरान के ऊपर हमला कर दिया, और वो भी 39 स्कूल की बच्चियों पर हमला कर दिया, जिस एक पूरी दुनिया का ईरान का ना सिर्फ इमोशनल सेंटिमेंट अटैच हो गया, क्योंकि बच्चों के ऊपर रेजिडेंशियल एरिया पर हो, 69 बेगुनाह लोगों पर हो, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। आपने अगर लड़ाई लड़नी है, आप जंगों पर, महाज पर लड़ते हैं, तो ये एक बहुत हो गया ईरान ना। और फिर ईरान ने कहा कि अब आए मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर खेलते। और चूंकि अभी डॉक्टर साहबा जो एक चीज देखने की जरूरत है, कतई कलामी की माफी चाहूंगी डॉक्टर साहबा, एक चीज जिसको बड़ा कीनली देखने की जरूरत है, हम दोबारा से वो मेज सजाना चाहते हैं जिसके अंदर एक तरफ ईरान हो, एक तरफ अमेरिका हो, और जिस तरह से पहले एक दुनिया ने बड़ा एक तारीफी नजरों से, तहसीनी नजरों से पाकिस्तान को सराहा भी, डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की, दुनिया में बड़ा सराहा गया। हम दोबारा से चाहते हैं कि वही मेज सजे और फरीकैन जो है वो इब्तदाई डील की तरफ चले जाए, पुरअमन मुआहिदे की तरफ चले जाएं। हमें यह भी पता है कि ट्रंप जो है हर घंटे के अंदर अपनी पोजीशन भी तब्दील कर रहे हैं, अपने अल्फाज का मजमुआ भी तब्दील कर रहे हैं। तो ये जो सीज फायर है, जिसके लिए एक बुध तक का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है, इस सीज फायर का फ्यूचर क्या देख रही हैं? क्या ये तौसीक की तरफ चला जाएगा? क्या ये वापस जो है पॉइंट 1 पे सिचुएशन आ जाएगी? क्या आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि क्या मुस्तकबिल इसका मुमकिन तौर पे होगा? देखिए, जब ये सिविलाइजेशन के खात्मे के 1 घंटे बाद जो सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई थी, तब से मैं ये बात कह रही हूँ कि खतरा अब मेजरली टल चुका है। अब जो है वो तवील मुद्दती सीज फायर की तरफ ही नौबत जाएगी, तवील मुद्दती जंग की तरफ इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि बजाते खुद इजराइल और अमेरिका ये जंग करना अफोर्ड नहीं कर सकता। ईरान ने तो नहीं कहा कि हम मजीद जंग करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ईरान तो तैयार बैठा है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कॉम्प्रोमाइज ना करने की। अगर कोई जंग को तवाला देना अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो खुद अमेरिका ही है, और अमेरिका ने तो इजराइल के साथ भी बहुत डबल गेम खेली। पहले दिन से हम जनाब यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अमेरिका कम्स फर्स्ट और इजराइल कम्स फर्स्ट। अमेरिका ने तो इजराइल की खातिर जो है वो हमला कर दिया, लेकिन अमेरिका पर डायरेक्ट तो दावे नहीं गए मिसाइल ना ईरान की जानिब से। ठीक है, महंगाई की मद में, तेल की मद में बाकी ममालिक की तरह अमेरिका का नुकसान हुआ है, लेकिन अगर नुकसान हुआ है तल अवीव का हाइफा पर जो दागे मिसाइल वो ईरान ने, वो तो इजराइल को तक नहीं करता। तो अमेरिका ने तो ईरान को भी अच्छी खासी मार पड़वाई।
अब 10वीं बार जंग जीतने का सेहरा भी अपने सर बिठा लिया। चलिए माजिद, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़रूर ज़हमत देंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ, जब से ये मामला दरपेश है तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हम यही चाहते हैं इस खित्ते के अंदर भी अमन रहे और पाकिस्तान दोबारा से इस अमन के अंदर जो है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।